हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। आप सभी का स्वागत है स्टारगेट एजुकेशन के पेज पर। बट आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। जनरल टेस्ट में जो बहुत से टॉपिक्स आते हैं, उसमें जो जनरल नॉलेज आप लोगों से पूछी जाती है, उसमें एक टॉपिक है जनरल पॉलिटी। और आज मैं जनरल पॉलिटी से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड वीडियोस आप लोग मेरे साथ आज इसमें पढ़ेंगे। बट इससे पहले मैं आप लोगों को दो तीन चीजें बता दूं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वो बॉडी है जो पूरे की पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है। ये बात सबको समझ में आ रही है? एक होती है पार्लियामेंट और एक होता है एक स्टेट में छोटी सी पार्लियामेंट। स्टेट की पार्लियामेंट अलग होती है, जिसको आप मिनी पार्लियामेंट कभी कभार बोल देते हैं। तो अगर मैं पार्लियामेंट की बात करता हूं तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट होते हैं। बट अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट की पार्लियामेंट को मिनी पार्लियामेंट नहीं कहा जाता। स्टेट की पार्लियामेंट को कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टेट की पार्लियामेंट को यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है। तो अपन इंडियन पार्लियामेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट जो अभी अभी आपने देखा, भी सभी ने देखा कि इंडियन पार्लियामेंट हमने इनॉग्रेट करी है। इससे पहले हम लोग वो राउंड वाली जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उससे काम चलाते थे। अब हमारे पास वो ट्रायंगुलर वाला जो न्यू पार्लियामेंट स्ट्रक्चर है वो हम लोगों के पास में आ गया है। क्योंकि हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि सर, ओल्ड पार्लियामेंट में सिटिंग कैपेसिटी बहुत कम पड़ रही थी। इसलिए हम लोगों को सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत थी और वो हम लोगों ने कर लिया आखिरकार। तो अब जो पार्लियामेंट हम लोगों के पास में तैयार होकर आई है, दैट इज कॉल्ड द न्यू पार्लियामेंट। और हम पिछले साल ही जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं। और सभी को पता होना चाहिए जो न्यू पार्लियामेंट है वो किसने डिजाइन करी है। तो दोस्तों, जो न्यू पार्लियामेंट है उसका डिजाइन तैयार किया है बिमल पटेल ने। ठीक है। और सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसका एक पार्ट है छोटा सा जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है। तो जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया की पार्लियामेंट क्या काम करती है। इंडिया की पार्लियामेंट पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है। और लॉ को ना पॉल साइंस में एक्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एक्ट, ACT एक्ट, जिसको हिंदी में आप अधिनियम कहते हैं। तो मैं आपके लिए हिंदी में भी स्लाइड्स लेकर आया हूं यहाँ पर दोस्तों। तो अब इंडियन पार्लियामेंट में जब लॉ बनता है तो एक बार आप मेरी बात समझिएगा, लॉ का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, जब भी कोई एक्ट बनना है ना तो उसको पहले एक्ट नहीं बोला जाता। एक्ट का मतलब लॉ है। तो जब तक वो लॉ नहीं बना है तब तक आप उसको बिल कहते हैं। तो पहले तो बिल को पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। पेश करने का मतलब एक ड्राफ्ट। सपोज करो कि मेरे पास ये स्टैम्प पेपर के कुछ डॉक्यूमेंट है स्टैम्प पेपर के। मैं आपको शो कर देता हूं एक बारी। सपोज करो कि मैं ये ड्राफ्ट लेकर आया हूं, है ना। तो मैं ऐसे ही ड्राफ्ट को जितने पार्लियामेंट के MP होते हैं उन सबके टेबल्स के सामने मैं एक एक कॉपी रख दूंगा। पहले तो खैर ये फिजिकली होता था, अब तो खैर जो न्यू पार्लियामेंट है उसमें सभी की स्क्रीन के आगे या मतलब सीट के आगे टैबलेट्स लगे हैं। तो वो अपने अपने टैबलेट में स्वाइप करके वो ड्राफ्ट को पढ़ सकते हैं, है ना। तो ड्राफ्ट मतलब होता है कि मैं कौन सा कानून बनाने जा रहा हूं, उसका ड्राफ्ट। जैसे मैं आज आपको बोलूं ना असाइनमेंट लिखो, तो आप डायरेक्टली उस असाइनमेंट को फेयर में नहीं उतारोगे, आप उसका रफ तैयार करोगे। तो उसी को ना ड्राफ्ट कहते हैं। रफ क्यों तैयार करते हो? क्योंकि रफ में संभावनाएं होती हैं कि कल को अगर कुछ ऐड किया जा सके तो आप एडिशन भी कर पाए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बिल पेश किया जाता है। किसी भी एक हाउस में बिल को पेश करना जरूरी है। वो लोकसभा में भी आ सकता है, विच इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और वो राज्यसभा में भी आ सकता है जो कि हमारी इंडियन पार्लियामेंट का अपर हाउस है। मान के चलते हैं कि हम लोग उसको लोकसभा में लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जब लोकसभा में वो बिल पास होगा, मतलब वो बिल आएगा, तब उस बिल पर डिबेट होगी। मतलब सभी MPs अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। उसके बाद उस पर वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद ये देखा जाएगा कि आधे से ज्यादा लोग क्या उस ड्राफ्ट के फेवर में है, क्या वो चाहते हैं कि वो ड्राफ्ट पास हो जाना चाहिए, वो ड्राफ्ट पास होकर इंडिया में वो लॉ बन जाना चाहिए। तो वो ऑफ कोर्स उसको पास करेंगे। तो जब सपोज करो लोकसभा में लेकर आए थे, तो लोकसभा से जब वो बिल पास होगा तब वो नेक्स्ट हाउस के पास पहुंचेगा, जिसको यहाँ पे राज्यसभा कहा गया है। ठीक है। तो राज्यसभा विच इज द अपर हाउस। तो अपर हाउस में दोबारा उस बिल पर डिबेट होगी। तो इंडिया के पार्लियामेंट की दो हाउसेज, जो लोकसभा और राज्यसभा आप लोगों को दिखते हैं ना, इससे एक फायदा हो जाता है। क्या? कि हम एक बिल पर दो दो बार चर्चा कर लेते हैं। तो राज्यसभा में बैठे लोग उस पर दोबारा चर्चा करेंगे,
अगर राज्यसभा के लोगों को ठीक लगता है कि यार ये बिल पास हो जाना चाहिए, इस पर लॉ बन जाना चाहिए, तो राज्यसभा में भी वो पास हो जाएगा और उसके बाद वो पहुंच जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको दोबारा पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा कोई जो लॉ होता है वो 3 स्टेजेस से होकर निकलता है ना। एक तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस उस पर अलग अलग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास भी पहुंचेगा। और अगर प्रेसिडेंट भी कन्विंस हो जाते हैं कि यार ठीक है, इसको लॉ बना देना चाहिए, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बिल पर साइन कर देते हैं। साइन करने का मतलब क्या है कि अब वो बिल नहीं रहा, अब वो एक्ट बन गया है। और ये साइनिंग जो चीज है ना, मतलब साइन करने का जो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों, इसको एसेंट कहा जाता है पॉल साइंस में, कि प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया है। तो प्रेसिडेंट जैसे ही एसेंट देते हैं तो वो बिल बन जाता है एक्ट। और एक्ट का मतलब क्या है कि अब वो रेडी है इंडिया पर इंप्लीमेंट होने के लिए। तो बहुत ज्यादा तो डिटेल में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, मैं केवल क्रक्स क्रक्स चीजें आप लोगों के सामने बता दूं, क्योंकि जनरल पॉलिटी है ना। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो 3 लोगों से मिलकर बनी है। तो पार्लियामेंट अगर पूछा जाए तो इंडियन पार्लियामेंट इज हैविंग 3 एलिमेंट्स: प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। इसमें राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है। उसके बाद राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। राज्यसभा के लिए वी हैव आर्टिकल नंबर 80। आर्टिकल 80 टॉक्स अबाउट राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल मेंबर्स बैठते हैं दोस्तों 250। और ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 80 में। बट अब आप सोचेंगे सर, मेंबर तो 250 है नहीं। मुझे भी पता है मेंबर 250 नहीं है। आज की डेट में मेंबर्स 245 है ना। तो ये एक्चुअली में डिसाइड होता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, उसके हिसाब से हम लोग मेंबर्स को बिठाते हैं। तो मैक्सिमम मेंबर आर्टिकल 80 में कितने दे रखे हैं? 250, जिसमें से कहा हुआ है कि 238 मेंबर्स तो इलेक्टेड होंगे और 12 मेंबर्स जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेटेड का मतलब होता है कि बिना इलेक्शन को लड़े आप मेंबर बन गए। फॉर एग्जाम्पल, बिना एग्जाम दिए अगर आप पास हो गए तो इसका मतलब आप नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर बिना इलेक्शन लड़े आप पास हो जाते हैं, आप मेंबर बन जाते हैं। ऐसे 12 लोग राज्यसभा में होते हैं। तो आज की डेट में 250 मेंबर्स तो है नहीं, मेंबर्स है 245। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जो 238 मेंबर्स होने चाहिए थे ना यहाँ पर फ्रेंड्स, उसको हम लोगों ने 233 रखा हुआ है। अभी हम लोगों ने 5 मेंबर्स कम बिठा रखे हैं, क्योंकि हमारा काम अभी 245 में चल रहा है। तो इंडिया में इस समय राज्यसभा में 233 मेंबर्स तो है इलेक्टेड और 12 लोग हैं नॉमिनेटेड। ठीक है। तो राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है और यहाँ पर बैठा हर एक इंसान 6 साल के लिए एमपी बनता है। बाकी सब आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। इतना समझ लीजिए कि राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि आप लोग जाकर वोट नहीं देंगे। मतलब जो 18 या 18+ है, इंडिया में वोटिंग राइट्स केवल उन्हीं के पास है। तो राज्यसभा में ये लोग वोट देने नहीं जाते, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शंस वो इलेक्शंस होते हैं जहां पर तुम डायरेक्टली किसी मेंबर को इलेक्ट करते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी ना स्कूल लाइफ में इलेक्शंस कभी देखे होंगे, जैसे क्लास मॉनिटर बना देती है टीचर किसी को, तो वो जनरली क्लास मॉनिटर मोस्ट प्रेफर्ड बच्चे को बनाया जाता है ना। कभी कभार तो बहुत से स्कूल्स में क्लास मॉनिटर के भी इलेक्शंस हो जाते हैं। तो शायद आप लोगों ने कभी इलेक्शन को महसूस किया हो, चुनाव कैसे होते हैं शायद आप लोगों ने फील किया हो। तो जब आप खुद जाकर किसी के लिए वोट करते हैं ना, तो ऐसे इलेक्शंस डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। बट इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं? सपोज करो कि आपने मुझे चुना मतलब आप मेरे को चुन रहे हो, तो ये तो डायरेक्ट इलेक्शंस हो गए। और अगर मैं आप लोगों के लिए किसी और टीचर को चुन लूं, आप लोगों के लिए, इफ आई चूज समवन एल्स फॉर यू गाइस, आप लोगों ने तो मुझे नहीं बोला, बट मैंने आप लोगों के बिहाफ पर किसी और को चुन लिया, तो ये वाला जो मेथड होगा ना, इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। तो राज्यसभा में कुछ इसी तरीके से लोग इलेक्ट होते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर दिमाग मत लगाइएगा। पहली बार राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 में बनी थी। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, है ना। क्वालिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशंस तो एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशंस मैं आपको बता दूं। पहली क्वालिफिकेशन है इंडिया का सिटीजन होना बहुत जरूरी है। और सेकेंड क्वालिफिकेशन है एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स मिनिमम है। कम से कम 30 ईयर्स तो आपकी होनी ही चाहिए अगर आप राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं। ज्यादा कितनी भी ज्यादा हो, बट यहाँ पर मिनिमम एज लिखा है 30। अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए क्या 102 ईयर्स का इंसान भी राज्यसभा में मेंबर बन सकता है? ऑफ कोर्स यस। अगर वो मेंटली मतलब स्टेबल है, मेंटली इल नहीं है, तो दैट गाय कैन बी।
selected for राज्यसभा elections, no problem at all. उसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट हाउस है लोकसभा। तो लोकसभा है आर्टिकल 81 की बात, वहां पर आपने 80 पढ़ा था, यहाँ पर 81 है। राज्यसभा में हम लोगों ने पढ़ा था हर मेंबर 6 सालों के लिए चुना जाता है, तो यहाँ पर हर मेंबर 5 सालों के लिए चुना जाएगा। राज्यसभा में हम लोगों ने मैक्सिमम स्ट्रेंथ पढ़ी थी 250, जबकि अभी एज ऑफ नाउ 245 लोग ही बैठते हैं। उसी तरीके से लोकसभा में भी ना दोस्तों मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552, बट एज ऑफ नाउ आज की डेट में 543 लोग ही बैठते हैं लोकसभा में, ठीक है। और लोकसभा के 543 लोगों को इंडियंस खुद इलेक्ट करते हैं। इंडियंस मतलब सभी लोग, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जो 18 और 18 प्लस है, ठीक है, वो सारे लोग खुद जाकर राज्यसभा के 540 लोकसभा के 543 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। इसका मतलब लोकसभा में इलेक्शंस डायरेक्ट होते हैं, है ना। जो हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था, मैं उसको ही कंपेयर कर रहा हूं आप लोगों के सामने। अब बात कर लेते हैं लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों क्वालिफिकेशन यहाँ पे 4 है, जैसे राज्यसभा में क्वालिफिकेशन 3 थी, यहाँ पर 4 है। जैसे इंडिया का सिटीजन होना आपको जरूरी है। लोकसभा में सेकंड क्वालिफिकेशन है मिनिमम एज। हम लोगों ने राज्यसभा में मिनिमम एज 30 पढ़ी थी, यहाँ पर मिनिमम एज 25 है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास कोई पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पोस्ट ऑफ प्रॉफिट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या पोस्ट ऑफ प्रॉफिट जनरली गवर्नमेंट सर्विस होती है फ्रेंड्स। आपके पास ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, ठीक है, तो आपको वो गवर्नमेंट सर्विस छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट इफ इलेक्शंस भी हार गए और गवर्नमेंट सर्विस तो छोड़ी है। तो कुछ नहीं बेटा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि सर्विस तो हाथों से निकल गई है। और ये कोई ना बिजनेस नहीं है, लोकसभा का मेंबर बनना है तो सारी क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे स्मार्ट गेम्स नहीं चलती हैं कि आपने सोचा कि यार एक काम करते हैं, इलेक्शन तो लड़ लेते हैं, जीत जाएंगे ना, तो जीतने जैसी रिजल्ट आएगा उसी दिन जॉब छोड़ दूंगा, ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और फोर्थ क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है कि आप माइंड आपका बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, मतलब मानसिक स्थिति आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, और बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए। बैंकरप्ट का मतलब होता है कि अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है और आपने वो लोन चुकाया नहीं, आप उस लोन की किस्तें भी पे नहीं कर रहे हो, तो बैंक आपको बैंकरप्ट घोषित कर देता है। तो आप बैंकरप्ट भी नहीं होने चाहिए। तो लोकसभा की ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ी। उसके बाद जैसे हम लोगों ने राज्यसभा में पढ़ा था, उसी तरीके से मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लोकसभा में भी पॉइंट तो लेकर आया था मैं, हिसाब से यहाँ पर लिखा नहीं। एक्चुअली बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं ये, इतना डिटेल आप लोगों को पढ़ना नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार के लिए ले आया हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली उसमें जो टॉपिक था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि राज्यसभा पहली बार कब बनी थी। तो फर्स्ट टाइम राज्यसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 3rd of April 1952। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। उसी तरीके से ना आपसे लोकसभा का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहली बार लोकसभा को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, फर्स्ट लोकसभा जो है। तो फर्स्ट लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 13th of April 1952 को। दोबारा सुन लीजिए, 13th of April 1952 को। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही जर्नल पॉलिटी में आप लोगों के लिए यहाँ पर पढ़ा रहा हूं। अच्छा, अगर मान के चलो कि पार्लियामेंट की 2 क्लासेस हैं, एक क्लास 10th है तो एक क्लास 11th है, तो क्लास 10th जो है वो लोकसभा है, 11th वाली क्लास राज्यसभा है। मतलब पार्लियामेंट की 2 क्लासेस हैं, एक हायर क्लास है, एक लोअर क्लास है। और यहाँ पर हर क्लास का एक क्लास मॉनिटर भी होता है ना दोस्तों, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो। तो लोकसभा के क्लास मॉनिटर को स्पीकर कहा जाता है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, लोकसभा के क्लास मॉनिटर को स्पीकर कहा जाता है। और अगर पहली लोकसभा 3rd of April 1952 में बनी थी, तो उस समय हमारे इंडिया के लोकसभा के पहले स्पीकर भी बने होंगे, है ना। तो पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलांकर, ठीक है, पहले स्पीकर थे जीवी मावलांकर। और उसी तरीके से राज्यसभा के बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जो अपर क्लास है, उसका जो स्पीकर होता है, या ये मान लीजिए कि उसका जो मॉनिटर होता है, तो राज्यसभा के मॉनिटर को कहा जाता है चेयरमैन। यहाँ पर लिखा नहीं है मेरे हिसाब से, बट आप प्लीज इसको मेंशन कर लीजिए अपने अपने नोट्स में
कि राज्यसभा के जो मॉनिटर होता है उसको हम चेयरमैन कहते हैं, हिंदी में वो सभापति होता है। और इंडिया के पहले चेयरमैन कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये वही हैं जिनकी याद में आज आप टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाइएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फिर तो बिल्कुल ही समय नहीं लगेगा। फायदा ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास फटाक से पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टारगेट से जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट आप तक जल्दी ही पहुंच जाएगी। तो जब तक सीयूटी का पेपर नहीं होता है तब तक जनरल टेस्ट के जीके से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में लेकर आता रहूंगा। बहुत से टॉपिक्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, इंपॉर्टेंट डेज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अभी फॉलो कीजिए। थैंक यू।